ठीक है। बी ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, डायनेमिक, राइचुअस, वर्चुअस एंड स्टिक टू एथिक्स। एथिक्स के बाहर मत जाना, है ना। अच्छा, तो लास्ट क्लास हम लोग न्यूटन्स लॉ के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें देखे हैं और देखे हैं कि न्यूटन्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने वाला हूँ जिसमें हम लोग धीरे धीरे न्यूटन्स सेकेंड लॉ की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ में इनर्शिया ऑफ रेस्ट हम लोग देख चुके हैं। क्या देखें? कोई बॉडी रेस्ट में है, जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आता है तब तक क्या होता है, उसका सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी मोशन में है, जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आएगा, द बॉडी विल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बॉडी मींस सेंटर ऑफ मास, बिकॉज न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मासेस। अदरिक लास्ट क्लास पूछा था कि अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक डंडा रखा है और इस डंडे को हमने एक किक लगाया, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लूं, डंडे को हमने एक किक लगा दिया यहाँ पे, क्या आपको लग रहा है कि डंडा ऐसे मूव करेगा फ्लोर पे? नहीं, ऐसे नहीं मूव करेगा, तो घूमते घूमते जाएगा। कैसे जाएगा? आप देखोगे थोड़ी देर में ये डंडा जब यहाँ पर आ जाएगा, इसका पोजीशन कैसे होगा? इसका पोजीशन कुछ ऐसा हो जाएगा। अरे ये क्या ऐसे हो गया? एक मिनट, थोड़ा बढ़िया से डंडा बनाता हूँ ताकि मैं दिखा पाऊंगा आपको। ये है कोई एक डंडा, इस डंडे को यहाँ पर हमने किक लगाया। जैसे मैं यहाँ पे किक लगाया, थोड़ी देर में क्या हुआ? अब देखोगे डंडा चलने लगा। जब तक वो यहाँ पर आया, डंडा इस पोजीशन में नहीं है, डंडा कुछ ऐसा हो गया है ना, क्योंकि ये डंडा आगे तो जा रहा है लेकिन साथ साथ घूम भी रहा है। और थोड़ी देर आगे गया, और थोड़ी देर आगे गया, तो आप देखोगे डंडा यहाँ से इस पोजीशन में जब आ गया है, ये डंडा और ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा हो गया है। और कैसा हो रहा है? ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है और जा रहा है कि नहीं? किक मार दोगे तो ऐसे ऐसे घूमते 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 आगे जाएगा। लॉ कहता है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं देंगे, इफ ए बॉडी इज मूविंग इट विल कीप ऑन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो घूमते घूमते जा रहा है। लॉ को माइन्यूटली देखो तो किसके लिए कहता है वो? सेंटर ऑफ मास के लिए। देख लो भैया, इस केस में आपका इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। डंडा घूमता हुआ नजर आएगा लेकिन सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, इसका वीडियो में आज मैं शेयर कर लूंगा, तुम लोग देखोगे। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया, कोई बॉडी मोशन में है, तो उसका सेंटर ऑफ मास विल कीप ऑन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। समझ में आया? इनर्शिया ऑफ मोशन की कुछ एग्जांपल भी हम लोग देखे थे। अगर हम कहेंगे कि कोई बस चल रहा था, सडनली रुक गया, तो क्या होता है? हम किधर को गिर जाते हैं? पीछे की तरफ कि आगे की तरफ? आगे की तरफ गिर जाते हैं। नहीं? अच्छा, क्यों? क्योंकि बॉडी का निचला हिस्सा तो रुक गया, ऊपर वाला हिस्से के पास मोशन था, उस मोशन में जाने की कोशिश किया तो आगे की तरफ गिर गया। सोच के बताना, आपका चप्पल रखा है बस में, बस वाला अगर ब्रेक लगाया तो चप्पल किधर जाएगा? आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? बस वाले ने ब्रेक लगाया, गाड़ी स्पीड में जा रहा था, ब्रेक लगाया तो चप्पल किधर जाएगा? आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? सोचो, ब्रेक लगाया मतलब वेलोसिटी था उसका, और वो सडनली रोकने की कोशिश किया, लेकिन चप्पल को कौन रोकेगा? उसको रोकने वाला कोई नहीं, उसके पास जो वेलोसिटी था उसके चलते वो आगे की तरफ निकल जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, कोई बॉस धीरे धीरे जा रहा था, सडनली जोर से एक्सीलेटर दबाया, आपका चप्पल किधर भागेगा? पीछे की तरफ कि आगे की तरफ? पीछे की तरफ। अच्छा, जब रास्ते में कोई बॉस जा रहा है, ब्रेकिंग जोर से होता है कि एक्सीलरेशन जोर से होता है? ब्रेकिंग तो ऑलमोस्ट सडनली होता है, एक्सीलरेशन धीरे धीरे होता है। तो क्या चांस है, रात में जब आप बॉस की किसी सीट में सोए हुए हो, सुबह उठ के देखोगे पांव के नीचे चप्पल नहीं है, चप्पल किधर गया होगा? आगे गया होगा कि पीछे गया होगा? आगे, क्योंकि जब भी ब्रेक मारा होगा चप्पल आगे गया होगा। एक्सीलरेट करते वक्त धीरे धीरे स्पीड बढ़ाया तो उतने में चप्पल पीछे वापस नहीं आता है, लेकिन बार बार ब्रेक मारा होगा रास्ते में तो चप्पल किधर गया? आगे की तरफ। तो जब सुबह सो के उठोगे सीट में और देखोगे पांव के नीचे चप्पल नहीं, किधर ढूंढना है? पीछे नहीं, आगे। चप्पल आगे होगा। और भी मैं एक एग्जांपल दिया था, कोई अगर चलती हुई ट्रेन से हमें
जंप करके उतरना है। तो कैसे जंप करेंगे? जिधर को ट्रेन जा रहा है उधर को, या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या पीछे की तरफ जिधर जा रहा है, क्योंकि नेचुरली यू हैव गॉट ए वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। तो आप जंप करोगे तो आपका वेलोसिटी उस डायरेक्शन में, आप इस हिसाब से पाँव डालोगे और स्टेबल हो जाओगे। लेकिन मान लो कि आप किसी दूसरे डायरेक्शन में जंप किए, योर फीट आर नाउ रेडी टू बी स्टेबल इन दैट डायरेक्शन, लेकिन वेलोसिटी आपको उल्टा धक्का दे रहा है। मान लो इधर को मैं जंप कर गया, लेकिन मेरे वेलोसिटी इधर को, मैं पाँव ऐसे रखना चाहता हूँ, धक्का इधर को खा रहा हूँ तो गिर जाऊँ, है कि नहीं? तो वी मस्ट जंप इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन, उल्टी डायरेक्शन में नहीं जाना है। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, हथौड़ा वाला एग्जांपल भी तो दिया था, शायद आपको याद होगा। क्या था वो? जैसे कोई हैमर, मान लो कि ये कोई एक हैमर है और ये हैमर का डंडी ऐसा है, ये कोई एक हैमर है और ये हैमर में ये है आपका हैमर जो इसमें ऐसे लगा है। आप चाहते हो कि हैमर लूज हो गया, थोड़ा टाइट करना है, तो हम इसको पकड़ के इसको जमीन पे ऐसे दो बार ठोक देंगे तो टाइट हो जाता है कि नहीं हो जाता है? क्यों टाइट हो गया? क्योंकि जैसे हम हाथ मूव किए इसको, तो ये भी इसके साथ मूव करने लगा, नहीं? और जैसे हम सडनली रोक दिए, इसको कौन रोकेगा? वो तो चलता रहा तो टाइट हो गया, अंदर की तरफ आ गया। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। समझ में आ रहा है? वो पूछेंगे कोई हैमर को ऐसे ठोकने से वो टाइट हो जाता है, तो बताओ ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का इफेक्ट है कि इनर्शिया ऑफ मोशन का? तो आपको इनर्शिया ऑफ मोशन का इफेक्ट है। समझ में आ रहा है ना? इन एवरी डे टू डे लाइफ वी मस्ट ऑब्जर्व दैट यू आर हैविंग दीज एक्सपीरियंसेस, बट हार्डली वी कैटेगराइज देम, है ना? हर चीज में देखना है कि अच्छा इसलिए हो रहा है कि नहीं? अच्छा, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल पूछता हूं, कितना आपको समझ में आता है। सपोज हम कहेंगे ये एक टेबल है, ये एक ब्लॉक है जिसको ग्राउंड के ऊपर रखा गया है, और हुआ यूं है, ब्लॉक कितना गंदा दिख रहा है, अच्छा वाला ब्लॉक बनाते हैं बच्चों के लिए, अच्छा वाला ब्लॉक बनाना चाहिए। ये स्लैब है, चलो एक स्लैब है, और इस स्लैब को किसी एक फ्लोर के ऊपर रखा गया है। ये एक फ्लोर है जिसके ऊपर इसको रखा गया है। अब इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक रखा गया है, और सपोज यहाँ पे इस सरफेस पे बहुत बढ़िया से हम तेल डाल दिए हैं और देयर इज नो फ्रिक्शन। ध्यान से सुनना, ठीक है? अब मैंने क्या किया, इस जो स्लैब रखा था इसको खींचने लगा विद सम वेलोसिटी v। बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सबको समझ में नहीं आएगा, ध्यान से देखना। इसको मैं खींचने लगा विद वेलोसिटी v। जब खींचने लगा, दिया है कि ये डिस्टेंस है l, है ना, और चलो l है। तो जैसे इसको हम खींचेंगे, आपको क्या लग रहा है, ब्लॉक इसके ऊपर बैठ के आगे जाएगा या नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ब्लॉक रेस्ट में था, चलने के लिए उसको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है, और बैलेंस की अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत है। क्या इसका वेट नहीं है? हाँ है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन भी तो है। आर नॉट दे बैलेंसिंग? यस। तो जीरो हो गया फोर्स। अगर फ्रिक्शन होता तो आता, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो आप खींचोगे तो क्या होगा, ये सीधे सीधे नीचे नीचे पार हो जाएगा, यहीं पड़ा रहेगा। और कुछ समय के बाद जैसे ये बाहर निकल गया, कौन? ये स्लैब। जैसे ये स्लैब बाहर निकल गया, फिर ये धम करके नीचे गिरेगा, रिगेटिंग। लेकिन ये अपना पोजीशन नहीं छोड़ेगा, तो ये ब्लॉक कितनी समय के बाद गिर जाएगा? जितना समय लगेगा इसको एल डिस्टेंस जाने के लिए, एल बाई वी। तो किसी टेबल पे, अगर किसी एक स्लैब पे एक ब्लॉक रख के स्लैब को वी वेलोसिटी में खींचते हैं, तो कितने समय में ब्लॉक गिरेगा? आफ्टर ए टाइम एल बाई वी, बिकॉज कोई एक्सटर्नल फोर्स आया ही नहीं है। समझ में आया? कोई ट्रेन जा रहा है, कोई फ्लाइट जा रहा है, सपोज कोई एक एरोप्लेन मूव करते करते, बम्बर प्लेन था, एक बम को गिरा दिया। ये है कोई एरोप्लेन, ठीक है, इसे बम्बर प्लेन, और क्या किया इसने, एक पैकेट को लेके जा रहा था, एक बम को लेके जा रहा था, कुछ वेलोसिटी में गिरा दिया। आपको क्या लग रहा है, जैसे ये बम को गिराएगा, बम विल फॉल लाइक दिस और फॉल लाइक दिस, 1 और 2। आपको क्या लग रहा है? व्हाई? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। द बम इज हैविंग ए वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन बिफोर ड्रॉपिंग। जैसे ड्रॉप किया, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन वो इधर की जाने की कोशिश करेगा और ग्रेविटी भी खींचेगा, दोनों का रिजल्ट एंड इफेक्ट से आके नीचे गिरेगा, ऐसे है कि नहीं? क्या इनर्शिया ऑफ मोशन बढ़िया से हजम हुआ?
आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग चलेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ की तरफ, ठीक है। चलिए, अब न्यूटन सेकेंड लॉ को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स की जानने की जरूरत है। पहला टर्म क्या है, कहते हैं मोमेंटम। तुम्हारा कोई डाउट है, पूछो भाई। सर, ये जो एग्जांपल्स में इनर्शिया भी एक फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। इनर्शिया फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, उसको एक स्यूडो फोर्स है। जैसे मैं बस में खड़ा हूँ, तो बस चलने लगा, तो मैं पीछे की तरफ ऐसे गिर गया नहीं, तो मुझे लगा कि कोई मेरे को खींच लिया। कोई खींचा क्या? मुझे लगता है कि फोर्स आ रहा है। ये लगने वाली फोर्स एक झूठमूठ का फोर्स है, जिसको अदरवाइज कहते हैं स्यूडो फोर्स। तो जो इनर्शिया फोर्स है वो एक स्यूडो फोर्स है, लगता है जबकि है नहीं। तो फिर सर जो ऐसे बॉम्ब जैसे गिरा, तो उसमें एक फोर्स तो ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, तो फिर वो दूसरा फोर्स कौन है? दूसरा फोर्स नहीं, तो कोई बॉडी मूव करता है किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो था ऐसे ही जाएगा, फोर्स जबरदस्ती उसका डायरेक्शन बदलने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है? जब हम लोग अगले साल जब पढ़ेंगे इन चीज़ों को और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि क्या है, कैसे फोर्स, वेलोसिटी, फ्रिक्शन सब कुछ पढ़ेंगे तब। अभी तो थोड़े थोड़े हल्के से देख रहे हैं, तब हम न्यूटन लॉ को दोबारा पढ़ने वाले हैं विथ ऑल कैलकुलेशंस। वो जो कह रहे थे ना, कोई बोट के ऊपर दो लोग खड़े हैं, ये इधर गया उधर गया, बोट किधर को जाएगा, तब पूछेंगे कितना जाएगा बताओ, 2 मीटर जाएगा कि 3 मीटर जाएगा। समझ में आ रहा है? तब तो हम न्यूमेरिकली उसको पढ़ेंगे। अभी वी आर टेकिंग द थ्योरी। बेस्ट न्यूटन लॉ समझ में आ रहा है ना? अभी हम लोग पहले जैसे समझ के रखे थे ऐसा नहीं है, कुछ अलग है कि नहीं? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम, व्हेन ए rigid body is in motion, the product of its mass and velocity is called momentum. स्टेटमेंट इज नॉट 100% एक्यूरेट। इसमें काफी चीज को मैं छुपा दिया हूं, जिसको हायर क्लासेस में बताएंगे। आई सेड मोशन। मोशन मतलब मोशन ढेर सारे किस्म के हो सकते हैं। एक तो हुआ लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा हुआ रोटेशनल मोशन, तीसरा हुआ जिसको हम कहते हैं ट्रांस रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या है? कोई चीज घूम रहा है। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? जिसमें बॉडी का सिर्फ लीनियर वेलोसिटी है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता दूं, अगले क्लास में अगले साल में ये सब चीजें डिटेल्स में देखेंगे। सपोज ये कोई कॉर्ड पाथ है। हम सोचते हैं कि लीनियर मोशन का मतलब मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। नो नो नो, नॉट मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। लीनियर मोशन का मतलब हुआ, सोचो कि ये कोई एक डंडा है, हम इसकी बात करें, इसको कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ये डंडे को मैंने मूव करवाया, कैसे? ऐसे। I am moving the danda like this. Is it moving along a straight line? No, it is moving along a chord path. जा रहा कि नहीं जा रहा? लेकिन किसी एक समय में ये पॉइंट का वेलोसिटी इधर को है, तो ये पॉइंट का भी वेलोसिटी इधर को है, ये पॉइंट का भी वेलोसिटी इधर को है। सारे पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है। जब कोई बॉडी मोशन में है और उसका हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है, तो हम कहेंगे वो ट्रांसलेटरी मोशन है। क्या मेरी बात समझ में आया? डोंट थिंक कि ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब हुआ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। नो नो नो, इट्स ए वेरी रॉन्ग मिसकंसेप्शन। ठीक है? तो जब ये ऐसे चल रहा, जब वो इधर आया और कुछ ऐसे जा रहा था, इस समय में इसका हर एक पॉइंट का वेलोसिटी ऐसे था, तो अगर हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर हुआ तो हम कहेंगे ये ट्रांसलेशनल मोशन। हियर बाय मोशन आई मीन ट्रांसलेशनल मोशन। क्योंकि अगर मैं लिखूंगा ट्रांसलेशनल, फिर बोलोगे सर क्या मतलब होता है, उसका अपोजिट क्या होता है? रोटेशनल मोशन। क्या और भी कुछ होता है? हाँ, ट्रांस रोटेशनल होता है। मतलब रोटेशनल मोशन मतलब क्या है? अब देखो, सेम फिगर को मैं दोबारा ड्रॉ करने वाला हूँ। अब सेम डंडे को सेम रास्ते में मूव करूंगा, बट यू सी द डिफरेंस। मैं अब ले लिया फिर से ऐसा एक रास्ता जिसमें कोई डंडा को मूव करवा रहा हूँ। पहले डंडा ऐसे था, फिर ये डंडा को ऐसे किया,
फिर ये डंडा को ऐसे किया, आर यू गेटिंग? क्या आपको लग रहा है डंडा जब ऐसे ऐसे जा रहा था इस रास्ते में, क्या उसका हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर था? क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये पॉइंट इतनी ही दूर तो गया है, जबकि ये पॉइंट ज्यादा दूर गया है, मतलब दोनों का स्पीड अलग अलग था। तो इट इज नॉट ए ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन ये जितना एंगल घूम गया है, ये उतना ही एंगल घूम गया है। उसको हम लोग टेक्निकल टर्म में कहते हैं एंगुलर स्पीड इज सेम। तो रोटेशनल मोशन कब होता है? जब हर एक चीज का, हर एक पॉइंट का एंगुलर स्पीड बराबर है। यहाँ पर लीनियर स्पीड बराबर है, लीनियर वेलोसिटी बराबर है, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी बराबर है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज घूमते 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 आगे जा रहा है, मतलब घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, उसको कहते हैं ट्रांस रोटेशनल मोशन, दोनों को जोड़ के। तो ऐसे 3 किस्म की मोशन होते हैं, इसके अलावा कोई और मोशन होता नहीं है। बाद में पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव मोशन, वो सब ये सब की कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो अभी हम उसकी गहराई में नहीं जाते हैं। फिजिक्स है, देयर इज नो एंड टू इट। तो व्हेन ए बॉडी इज इन मोशन, मतलब आपकी लेवल की पढ़ाई में इट इज ट्रांसलेशनल मोशन। समझ में आया? दूसरा वाला इंट्रोड्यूस ही नहीं है आपकी कोर्स में, तो अभी इसलिए नहीं बताया। रिजिड बॉडी किसको कहते हैं? अगर किसी एक बॉडी के 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये पेन को मैं कैसे भी घुमा के फेंक दूं, ये एंड और ये एंड के बीच में डिस्टेंस हरदम कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? इट्स ए रिजिड बॉडी। समझ में आया? क्या रिजिड बॉडी का ऑपोजिट में कुछ है? हाँ, जो रिजिड नहीं है, नॉन रिजिड बॉडी, फ्लेक्सिबल बॉडी, है ना, वो भी हो सकता है। बट यहाँ पर मैं स्पेसिफिक कर दिया फॉर ए रिजिड बॉडी इन मोशन। मोशन मींस कौन सा मोशन? ट्रांसलेशनल और रोटेशनल? ट्रांसलेशनल, क्योंकि बाकी मोशन आपकी कोर्स में है नहीं, अभी 11th में आएंगे सब। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अक्सर बच्चों को ये बड़ा कंफ्यूजन है, मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। पी है, ये मोमेंटम क्या है? इट इज ए वेक्टर गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी। ये वेक्टर है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। काफी लोग पूछते हैं कि सर व्हाई मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, कैन यू प्रूव? अरे नहीं, मोमेंटम इज नॉट मास इनटू वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। नहीं, कोई तुमको पूछेगा व्हाई ही इज योर फादर, नो दैट इज नो रीजन, यू आर ही सन। कॉज और इफेक्ट को देखो तो, है कि नहीं? तो ये तुम बोलोगे अब मेरे नाम में दत्ता क्यों है टाइटल? पापा का था इसलिए है। पापा का नाम में दत्ता क्या है, क्यों है? नहीं, मेरा था इसलिए, तेरा था इसलिए हुआ, उनके पापा का था इसलिए हुआ है कि नहीं? तो हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन जानना बहुत जरूरी है। तो मोमेंटम किसको कहते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या है मोमेंटम? फिजिकली थोड़ा समझो। इट इज हाउ फोर्सफुली ए बॉडी इज मूविंग। कोई बॉडी कितना फोर्सफुली मूव कर रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फोर्सफुलनेस ऑफ ए बॉडी। सपोज मैं एक पत्थर फेंकता हूं जो आपको लगेगा, मान लो एक 2 kg का पत्थर को मैं फेंका, क्या स्पीड में? 1 मिलीमीटर पर सेकेंड स्पीड में, मतलब चोट लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अच्छा, मैं अगर 200 ग्राम का पत्थर, 2 kg की जगह 200 ग्राम का पत्थर ले लिया और इसको 90 किलोमीटर पर आवर में फेंका, तो चोट लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कितना चोट आपको लग रहा है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं, कितने जोर से आ रहा था। खाली वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास के ऊपर। मैं इतना बड़ा पत्थर को 10 मीटर पर सेकंड में फेंका, आपको लगा, और इतना बड़ा एक थर्मोकोल को 10 मीटर पर सेकंड में फेंका, आपको लगा, कौन ज्यादा दर्द देगा? पत्थर, क्योंकि मास इज मोर। So how forcefully a body is moving, that is given by the product of mass and velocity, and that composite term in physics is called momentum. समझ में आ रहा है क्या? मोमेंटम समझ में आ गया ना? मतलब अगर किसी का मास ज्यादा है, स्पीड ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा है, तो हम कहेंगे मोमेंटम ज्यादा है। तो यूनिट क्या है मोमेंटम का? यूनिट क्या हो गया? मास का होता है केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। मैं एमकेएस यूनिट में लिख रहा हूं। मोमेंटम इज ए वेक्टर। अगर वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या है? m इंटू वी। डायरेक्शन क्या है? चलो सोचते हैं डायरेक्शन क्या होगा मोमेंटम का। सोचो कि हमारे पास कोई एक वेक्टर है f, ये कोई एक वेक्टर है, इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? ऐसा है। सपोज मैं इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या बनेगा? 2f। 2f होगा तो कैसे होगा? वैसे ही होगा, मतलब डायरेक्शन तो सेम रहेगा,
लेकिन मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। एफ का डायरेक्शन और 2f का डायरेक्शन में क्या रिलेशन है? देयर इज सेम डायरेक्शन। अब m क्या है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, 2, 3, 5, 7 कुछ भी हो सकता है। v एक वेक्टर है, वेलोसिटी। किस डायरेक्शन में होता है वेलोसिटी? टेंजेंट टू द पाथ। जब कोई बॉडी ऐसे रास्ते में जा रहा है, इधर से जाते वक्त उसका वेलोसिटी कैसे था? ऐसे था, टेंजेंट टू द पाथ। और मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम का डायरेक्शन क्या हो गया? m into v is same as in the direction of v। तो मोमेंटम कौन से डायरेक्शन में होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्या मेरी बात समझ में आया? फिर से हाँ, क्योंकि कंफ्यूज नहीं हुए, तुम कुछ दूसरा सोचने लगे। जब यहां से कोई मास ऐसे जा रहा था, कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा है, यहां से जाते वक्त उस पार्टिकल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है कि नहीं? है ना। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर ऐसे हुआ, 2v का डायरेक्शन कैसे होगा? ऐसे ही होगा। 3v का ऐसे ही होगा, mv का उसका भी ऐसे ही होगा। मतलब mv का डायरेक्शन v का डायरेक्शन बराबर है। mv क्या है? मोमेंटम। तो मोमेंटम का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम एज वेलोसिटी। तो मोमेंटम एक वेक्टर है, क्या डायरेक्शन है? इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। समझ में आया क्या? डायरेक्शन ऑफ momentum is in direction of velocity। समझ में आया क्या? ये हो गया मोमेंटम के बारे में। और बहुत ही गहराई में हम लोग मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अब नहीं, हायर क्लास में। अभी थोड़ा सा ले रहे हैं, क्योंकि जैसे न्यूटन लॉ को थ्योरी देखे तो अभी हम बात कर रहे थे मोशन। मोशन मतलब उसमें बॉडी का ट्रांसलेशनल हो सकता है, रोटेशनल हो सकता है। रोटेशनल केस में कैसे निकालेंगे, ट्रांसलेशनल केस में कैसे निकालेंगे। इधर जनरल मोशन बोले मतलब ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। छोटे लेवल के बच्चों वाली फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मोमेंटम का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम इज वेलोसिटी। अच्छा, फॉर ए रिजिड बॉडी इन ट्रांसलेशनल मोशन, थोड़ा सा लिख देते हैं। ट्रांसलेशनल का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया अभी। कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में है, कब कहेंगे? जब ड्यूरिंग मोशन एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज हैविंग सेम वेलोसिटी। हर एक पार्टिकल का बराबर वेलोसिटी है तो ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। फॉर ए रिजिड बॉडी इन ट्रांसलेशनल मोशन। आप जानते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी है, क्या उसका फॉर्मूला आप लोगों को आता है? क्या है बताओ? हाफ mv स्क्वायर, है कि नहीं? अच्छा, क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं? हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m। हाँ, लिख सकते हैं। m स्क्वायर v स्क्वायर इज mv का होल स्क्वायर। mv क्या है? मोमेंटम। So you find a new formula that is p square by 2m. The kinetic energy is also given by p square by 2m. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अब मोमेंटम एक वेक्टर है। हम जानते हैं कि दो फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में होंगे, टोटल फोर्स कितना हुआ बोलने से दोनों को जोड़ देते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो माइनस कर देते हैं, नहीं? जैसे मैं आपको छोटे छोटे 2-3 एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जितना अभी पढ़े उसको समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्या? टॉम एंड जेरी आर मूविंग विथ सेम मोमेंटम। सेम momentum, whose kinetic energy is more? टॉम एंड जेरी को तो जानते हो ना, बहुत फेमस हीरोज है, नहीं? चूहा बिल्ली वाले वर्ल्ड में दोनों बराबर मोमेंटम में दौड़ रहे हैं। किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है? मोमेंटम दोनों का बराबर है। और काइनेटिक एनर्जी के साथ मोमेंटम क्या क्या रिलेशन है? यू नो, सॉल्यूशन में क्या कहेंगे? सुचिस्मिता बताएगी क्या? काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाई 2m। दोनों का p बराबर है, जिसका m कम उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। मास किसका कम है? टॉम का कि जेरी का?
जेरी का मास कम है तो उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो क्या कहेंगे, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेरी इज मोर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ टम। क्या रीजन समझ में आया? अगर हम कहेंगे ट्रक एंड ए कार आर मूविंग विथ सेम मोमेंटम, हुज काइनेटिक एनर्जी इज मोर? जिसका मास कम है उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है ना? जस्ट अ मिनट। तो क्या समझ में आया? दोनों का मोमेंटम अगर बराबर है, जिसका मास कम उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। नेक्स्ट, कैन ए बॉडी मूव इन ए सर्किल with constant momentum but changing kinetic energy? Option B, constant kinetic energy but changing momentum। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई बॉडी मूव खाली ये बाकी चीज को छोड़ दो, कैन ए बॉडी मूव विथ कांस्टेंट मोमेंटम बट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी? मोमेंटम कांस्टेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी बदल रहा होगा, ऐसा हो सकता है क्या? दूसरा में पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा, मोमेंटम बदल रहा होगा, ऐसा हो सकता है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, हम तो जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज p स्क्वायर बाई 2m, तो अगर ये बदलेगा तो ये बदलेगा, ये बदलेगा तो ये बदलेगा। हाँ सोचो, मोमेंटम का डायरेक्शन, मोमेंटम एक वेक्टर है। एनर्जी यस, काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। जैसे हम कहेंगे कोई बॉडी अगर एक कर्व पाथ में जा रहा है और कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, उसका स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गया कि नहीं? हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गया कि नहीं? लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जितना था, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी उतना ही है, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम ऐसे था, यहाँ पर मोमेंटम ऐसा है, मोमेंटम का डायरेक्शन बदल रहा है। तो मोमेंटम वेक्टर है, डायरेक्शन बदल गया तो बदल गया। दो बच्चों का नाम बराबर है लेकिन टाइटल अलग है, क्या दोनों भाई भाई? डायरेक्शन इज एज गुड एज टाइटल, बदल गया डायरेक्शन उसका तो मोमेंटम बदल गया। सो काइनेटिक एनर्जी बीइंग कांस्टेंट, मोमेंटम कैन चेंज, बट मोमेंटम बीइंग कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी बदल सकता है क्या? मोमेंटम कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी बदल सकता है क्या? नहीं, p स्क्वायर बाई 2m है, p कांस्टेंट हो गया तो मास तो ऐसे ही कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो गया। हाफ mv स्क्वायर में v तो प्लस स्पीड, v इज स्पीड नॉट वेलोसिटी। ध्यान रहे, काइनेटिक एनर्जी का जो हाफ mv स्क्वायर है उसमें v क्या है? स्पीड। क्योंकि वेक्टर का स्क्वायर का कोई मतलब नहीं होता है। कोई वेक्टर a है, वेक्टर a का स्क्वायर कोई मतलब नहीं होता उसका। देयर इज नो टर्म टू फाइंड आउट कि स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर, समझ में आया? हाँ, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो सकता है लेकिन वेक्टर का स्क्वायर नहीं होता, ऐसा नहीं है। हाँ, अभी हम लोग वेक्टर पूरा नहीं पढ़े ना, इसीलिए बताना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तुम लोगों को। दो किस्म के प्रोडक्ट होते हैं। तो पहला वाला कांस्टेंट मोमेंटम चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, क्या ऐसा हो सकता है? ऑप्शन ए के लिए यस हो सकता है। नहीं, कांस्टेंट मोमेंटम तो काइनेटिक एनर्जी बदल सकता है। मोमेंटम अगर कांस्टेंट हुआ काइनेटिक एनर्जी बदलेगा, p अगर कांस्टेंट है काइनेटिक एनर्जी बदलेगा? नो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाई 2m, और वैसे भी मास कांस्टेंट है। और अगर हम कहेंगे कि मोमेंटम कांस्टेंट हो गया तो आप कहोगे
ये काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गया। लेकिन दूसरे केस में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डायरेक्शन तो बदल सकता है नहीं। सो यस 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 इट कैन मूव विथ कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी बट चेंजिंग मोमेंटम। एग्जांपल क्या हुआ? व्हेन ए बॉडी इज मूविंग in a curved path with constant speed, कांस्टेंट स्पीड, अगर वो कांस्टेंट स्पीड में जाएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा बट मोमेंटम विल चेंज। मोमेंटम क्यों बदलेगा? क्या मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बदलेगा? नहीं, डायरेक्शन बदलेगा। और मोमेंटम वेक्टर है, डायरेक्शन बदल गया तो बदल गया। सर मतलब p स्क्वायर्ड बाय 2m में भी p भी होगा, उसका मैग्नीट्यूड p हो गया मैग्नीट्यूड। p स्क्वायर बाय 2m में p क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। समझ में आया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन तो आप लोग बता दोगे। कैन ए बॉडी मूव इन ए सर्किल with constant momentum? क्या कोई बॉडी सर्किल में जा सकता है कांस्टेंट मोमेंटम में? यस और नो? सुचिस्मिता विल आंसर। सुचिस्मिता, No, sir. यस और नो? No. नो, व्हाई? Because the direction of the velocity is changing. वेरी गुड। क्योंकि जब वो कोई सर्कुलर पाथ में जा रहा है कोई बॉडी, तो ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे था और यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे था, और आप जानते हो कि मोमेंटम इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एज द वेलोसिटी इज चेंजिंग तो आप कहोगे मोमेंटम इज चेंजिंग। एज वेलोसिटी इज tangent to the path, tangent to the path, and continuously changes, therefore momentum changes in direction। मोमेंटम बदल गया। क्वेश्चन नंबर 4, in each of following cases find total momentum, total kinetic energy and check if kinetic energy total is equal to P total का स्क्वायर बाय 2m। चेक करके बताओ। एक्सप्लेन द वायोलेशन इफ एनी। अगर वायोलेशन है तो एक्सप्लेन करो क्यों हुआ। मैं कुछ केसेस आपको देता हूं, ठीक है? सर इसमें p टोटल का स्क्वायर, हाँ, p टोटल का स्क्वायर बाई 2m। टोटल मोमेंटम निकालो, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालो और देखो कि क्या काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाई 2m हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है बताओ। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, तो होना चाहिए, फॉर्मूला हमें मालूम है कि नहीं? इफ एनी, इफ देयर इज एनी वायोलेशन टेल व्हाई। सर p टोटल को ब्रैकेट में रखो। हाँ वही बात है भाई। ओ p टोटल को ब्रैकेट में रखो। ये बच्चा मेरे को बदनाम करके छोड़ेगा। चलो ठीक है,
टी टोटल को ब्रैकेट में रख दिए। अब खुश? नहीं सर के थोड़ा ऊपर उठाइए, नहीं तो लग रहा है ke/2 हो गया। चलो ठीक है, वो भी कर देते हैं। अरे के का डंडा, चल मेरे भाई तुम भी थोड़ा ऊपर चले जाओ। चल बेटा, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? मैं आपको अभी केसेस दे रहा हूं। केस ए, एक एक करके केस लेंगे और करेंगे। पहला केस, एक 2 kg का मास है, वो 6 मीटर पर सेकंड में जा रहा है। बहुत ज्यादा स्पीड हो गया, कैलकुलेट करने में दिक्कत होगा। मेक इट 1 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, और एक 3 kg का मास है, ये 1 मीटर पर सेकंड में जा रहा है। इस केस में निकालो टोटल मोमेंटम, टोटल काइनेटिक एनर्जी, और देखो कि दोनों में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन ए। सॉल्यूशन बनाते हैं, दूसरे ऑप्शन लिखेंगे बाद में। टोटल मोमेंटम निकालना है। इसके पास कुछ मोमेंटम है कि नहीं? इसके पास भी कुछ मोमेंटम है। क्या दोनों का मोमेंटम सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में। टोटल मोमेंटम कैसे निकालेंगे? अगर ये नंबर ऑफ वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, जस्ट ऐड देम टू गेट द टोटल, है कि नहीं? तो हम कहेंगे टोटल मोमेंटम इज momentum of 2 kg plus momentum of 3 kg. Why? Because they are in same direction. 2 kg का momentum कितना है? 2 mass into velocity, और 3 kg का mass into velocity। हो गया ना? 5 kg मीटर पर सेकेंड। टोटल मोमेंटम हो गया। अच्छा, चलिए निकालते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी। आप लोग एडवांस क्लास पढ़ने के लिए मेरे पास आए हो, मैं स्कूल वाला पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा हाई तो पढ़ाऊंगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी इज ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है ना सबको? चलो बताओ तुम सानवी, ये जो 3 kg है उसका काइनेटिक एनर्जी कौन सा डायरेक्शन में? टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट? टुवर्ड्स राइट। तुम क्या बोल रहे हो हर्षी? ये तो स्केलर क्वांटिटी है भाई, डायरेक्शन कहां से? अभी बोल रहे हो स्केलर क्वांटिटी, फिर बोल रहे हो टुवर्ड्स राइट। समझ में आ रहा? स्केलर क्वांटिटी कोई डायरेक्शन है नहीं। ये इधर को जाएगा 1 मीटर पर सेकंड में, जितना काइनेटिक एनर्जी होगा इधर को जाएगा 1 मीटर पर सेकंड में, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी, पेन को खा लो, उसके बाद दूसरा पेन देता हूं, जूस वाला है, इसमें इंक भरते हैं। डेली पेन खाता है, पेन फुल गर्ल। तो ये जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्यों बताया? क्योंकि इट इज हाफ एम वी स्क्वायर। भी क्या है? स्पीड है कि वेलोसिटी? स्पीड है। डायरेक्शन किधर कोई मतलब नहीं, किधर भी जाए, भी स्पीड में जा रहा है तो हाफ एम वी स्क्वायर है। क्या मेरी बात समझ में आया? तो फिर दोनों का काइनेटिक एनर्जी का तो कोई डायरेक्शन है नहीं। टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा तो दोनों का निकालेंगे और जोड़ देंगे। हाफ 2 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ 3 इंटू वी स्क्वायर। कितना हुआ भाई? ये 2 प्लस 3/2 कितना हो गया? इट इज कमिंग आउट टू बी 437/2 जूल्स। क्या टोटल काइनेटिक एनर्जी मिला? हाँ मिला। टोटल मोमेंटम मिला? हाँ मिला। क्या ये रिलेशन वैलिड है? चेक करके देखें। चलिए चेक करके देखते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी P टोटल का स्क्वायर बाय 2m करके देखें। नहीं? अच्छा सर वो जो फर्स्ट वाला का तो 1 है। हाँ ये तो 1 तो है। तुमको क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है क्या? 2 से हर छोटा चीज बड़ा दिखता है, नहीं तो वो भी गलत हो गया। कितना दिखता है? ये कितना हो गया? ओ मेरा गड़बड़ हो गया। 5/2 करेक्ट। अब ठीक है, अब बताना क्या है कि हमें चेक करना है टोटल मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m क्या होगा। अच्छा, टोटल मास कितना है? टोटल मास m, ये 2 kg, ये 3 kg, तो हो गया 2 + 3 हो गया 5 kg। नाउ P टोटल का स्क्वायर बाय 2/m टोटल कितना आ रहा है? देखो तो टोटल मोमेंटम कितना था भैया? 5 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 5 इज इट कमिंग 5/2? यस, दैट इज सेम एज टोटल काइनेटिक एनर्जी। हाँ सही है। टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू, और टोटल मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी, जो हम पहले से जानते थे। तो आपको लगा कि हाँ रिलेशन सही है। देखो अभी रिलेशन बदल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में मैं क्या दिया हूं? आई हैव गिवन
इफ दिस रिलेशन इज नॉट वैलिड, इट्स वायलेटिंग, देन एक्सप्लेन। अगर वायलेशन हो रहा है तो, लेकिन यहाँ पर तो वायलेट हुआ नहीं, मैच कर गया, किया कि नहीं किया। मैं केस बदलता हूं, केस बी में चलो, लेट अस गो फॉर केस बी। केस बी में 2 kg का मास इधर जा रहा है, ये 2 kg का मास है, ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड में, और यहां पर कोई एक 1 kg का मास आ रहा है, 1 kg का मास 2 मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, चलिए निकालते हैं टोटल मास, टोटल मोमेंटम, टोटल काइनेटिक एनर्जी और देखते हैं वो रिलेशन सही है कि नहीं। क्या मुझे कोई बताएगा, मदद करेगा बताने में टोटल मोमेंटम क्या होगा। क्या दोनों का मोमेंटम सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में है? तो टोटल मोमेंटम कैसे निकालेंगे? 1 प्लस अदर 1 माइनस अदर, 1 माइनस अदर, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ना। कोई बॉडी के ऊपर दो अपोजिट फोर्स आ रहे हैं, 10 न्यूटन 6 न्यूटन, नेट फोर्स क्या होगा 10 माइनस 6, है ना। अब दोनों मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में है, टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा? इसका है 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2, मास इंटू वेलोसिटी इज नॉट इट, 4 माइनस 2 हो गया 2 kg मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आया? अब बताइए व्हाट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब फिर से उसको पूछते हैं, सेम लड़की को बताओ, इनमें से 2 kg और 1 kg में से दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में है? बताओ। अरे भाई स्केलर क्वांटिटी, उसका कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है भगवान। ऐसा मैं नहीं, भगवान बोल रहे होंगे। स्केलर क्वांटिटी उसका कोई डायरेक्शन है नहीं, तो अपोजिट डायरेक्शन में कैसे होगा, है कि नहीं? हाँ, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। दोनों को जोड़ो, हाफ 2 इंटू 2 का स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, प्लस हाफ 1 इंटू 2 का स्क्वायर। थोड़ा मारपीट करे तो क्या दिखा? 4, और ये आ गया 2 इज 6 जूल्स। टोटल मास, टोटल मास, दोनों का मास को जोड़ो 2 प्लस 1। ठीक है जी, आया समझ में? आया कि नहीं आया? चेक करो, क्या P टोटल का स्क्वायर बाई 2m क्या आ रहा है? P टोटल का स्क्वायर बाई 2m टोटल क्या दे रहा है? टोटल मोमेंटम था 2 का स्क्वायर, 2 इंटू m टोटल क्या है? 3, इट इज 4, 2 कट गया, इट इज 2 बाई 3। इज इट इक्वल टू दी काइनेटिक एनर्जी टोटल? यस और नो? नो, टोटल काइनेटिक एनर्जी तो कुछ अलग था। कैसे गड़बड़ हो गया भाई? P स्क्वायर बाई 2m होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? एक्सप्लेन। वायलेट कर गया, हमें एक्सप्लेन करना है, थोड़ी देर में करेंगे। दूसरा चीज देखते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं। और बिफोर दैट लेट अस गो बैक टू द स्टेटमेंट अगेन, जहां पर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को P स्क्वायर बाई 2m के साथ इक्वेट करने की बात कर रहे थे। क्या लिखे थे? लिखे ऐसे थे, फॉर ए रिजिड बॉडी इन ट्रांसलेशनल मोशन। रिजिड बॉडी किसको कहते हैं? अगर कोई एक बॉडी में 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हरदम कांस्टेंट है तो हम उसको रिजिड बॉडी कहेंगे। समझ में आया क्या? अब हमारा केस में हमने निकाल रहे हैं मोमेंटम किसका? ये सिस्टम का। कौन सा वाला? ये वाला। इसमें 2 बॉडी के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट था कि नहीं थ्रू आउट द मोशन? क्योंकि दोनों का स्पीड बराबर था, डिस्टेंस वाज कांस्टेंट, तो वैलिड हो गया था। पूरे को अगर हम एक सिस्टम मान लें, दोनों को नाड़ा से बांधा हुआ है या कुछ भी है, मान लो कि एक ही बॉडी बन गया, दोनों बराबर वेलोसिटी में जा रहे हैं, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फिक्स्ड है कि नहीं? क्योंकि दोनों बराबर स्पीड में जा रहे हैं, तो ये रिजिड बॉडी जैसे काम किया। समझ में आ रहा है? यस सर। आया कि नहीं आया? इसीलिए बन गया हमारा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m। जबकि दूसरे केस में ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, क्या इसके को 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है? नहीं, दे आर कमिंग क्लोज। द सिस्टम इज नॉट बिहेविंग एज ए रिजिड सिस्टम, तो P स्क्वायर बाई 2m वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। क्या लॉजिक समझ में आया सबको? तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि मोमेंटम तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन एनर्जी ऐड हो रहा है, फिर होगा। क्यों? अगर मोमेंटम ऐड होगा तो हो जाएगा, देखेंगे, करके देखेंगे।
लॉजिक क्या हुआ, यहाँ पर दोनों ब्लॉक के बीच में डिस्टेंस बदल रहा है, तो लॉजिक क्या लिखेंगे, लिखेंगे हियर KE total is not equal to P total का square by 2 into M total, because the system is not rigid as distance between blocks is not same, is changing, not same लिखेंगे, is changing। क्या बात समझ में आया? तो इसको क्या लगने लगा, ये सोच रहा है कि हाँ मोमेंटम सब्ट्रैक्ट हो रहा था, काइनेटिक एनर्जी जुड़ रहा था, इसलिए नहीं हुआ। चलो मैं आपको दूसरा केस देता हूँ, दूसरा केस देखा हूँ। पहले देखो कि अगर मैं केस ऐसा देता हूँ, कोई एक 2 kg का मास जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड में, कोई एक 1 kg का मास और ये 4 kg का मास जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड में। इस केस में बताओ क्या काइनेटिक एनर्जी इक्वल पी स्क्वायर बाय 2m होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि द सिस्टम इज नॉट रिजिड। अगर ये स्पीड भी 2 मीटर पर सेकेंड होता या फिर ये स्पीड भी 1 मीटर पर सेकेंड होता तब होता, मतलब दोनों का ये क्योंकि दोनों के बीच में भी डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, दोनों नजदीक आ रहे एक दूसरे से। मान लो ये 1 के जगह 3 होता तो क्या रिलेशन सेटिस्फाई करता? नो, ये जब 2 होता, दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तभी होगा। हर वर्ड का अपना सिग्निफिकेंस है। रिजिड है ना, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन मतलब हर एक पॉइंट का बराबर वेलोसिटी है। रोटेशनल मोशन होगा तो नहीं होगा। जैसे हम कहेंगे ये कोई एक डिस्क घूम रहा है, ये एक डिस्क घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, बताओ इसका मोमेंटम क्या है? आप देखोगे यहाँ पर कोई एक पार्टिकल जितना स्पीड में जाता है, यहाँ पर एक पार्टिकल उतनी स्पीड में जाता होगा, तो इसका मोमेंटम दोनों का अपोजिट है कि नहीं? टोटल मोमेंटम इसका मिलके कितना हुआ? 0। तो ऐसे हर एक पार्टिकल का मोमेंटम दूसरा पार्टिकल कैंसिल कर जाएगा। घूम रहा है लेकिन मोमेंटम कितना? 0। बट काइनेटिक एनर्जी है, इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी, इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी, घूमता हुआ पार्टिकल का ड्यू टू मोशन सम काइनेटिक एनर्जी इज देयर। इसलिए ट्रांसलेशनल मोशन फॉर रिजिड बॉडीज, वो फॉर्मूला पी स्क्वायर बाय 2m बच्चा को मालूम है, बट कंडीशंस आर नॉट नोन। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m कब होता है? ओनली फॉर रिजिड बॉडीज इन ट्रांसलेटरी मोशन। स्कूल में बताएंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, कोई भी केस में, हाँ कोई भी केस में। तो बताओ क्या इसका मोमेंटम 0 है? हाँ 0। काइनेटिक एनर्जी वो तो 0 नहीं, फिर कैसे हुआ? फंस गए। वी नो मेनी फॉर्मूले बट वी डोंट नो द कंडीशंस। कंडीशंस अप्लाई लिखा रहता ना, वही कंडीशंस अप्लाई। क्या है? द बॉडी मस्ट बी रिजिड एंड द मोशन मस्ट बी ट्रांसलेशनल। समझ में आ रहा ना? हाँ। तो खैर इस केस के लिए आप लोग वेरीफाई करो और बताओ क्या इस केस में टोटल मोमेंटम, टोटल मास, टोटल काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन कायम रहेगा? k स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m होगा? नहीं होगा। करके देखो कि नहीं हो रहा है, करके देखो। टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा? दोनों का मोमेंटम सेम डायरेक्शन में है। पहले वाले का 2 into 2 प्लस दूसरे वाले का 4 into 1 सेम डायरेक्शन में है, तो इट इज 8 kg मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। टोटल मास क्या है? 2 kg and 4 kg और 6 kg। अब बताना उसी लड़की को, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में है? सर स्केलर क्वांटिटी। इतना देर में दिमाग में बैठा उसका। सर स्केलर है भाई, सर वेक्टर है, सर का अपना डायरेक्शन है। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, सर को स्केलर कर दोगे तो सर का कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा। आई नीड ए डायरेक्टर, नहीं मेरा डायरेक्शन है। तो अब काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या हो जाएगा?
इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस हाफ 4 इंटू 1 का स्क्वायर, तो हो गया 4 प्लस 2 इज 6 जूल्स। देखो तो P टोटल का स्क्वायर बाई 2m टोटल क्या रहा है? P टोटल का स्क्वायर इज 8 का स्क्वायर बाई 2 इंटू m टोटल इज 6, इट इज 64 बाई 12 is 32 by 6 is 32 by 6 is 16 by 3। क्या ये टोटल काइनेटिक एनर्जी की बराबर है? नहीं है, टोटल काइनेटिक एनर्जी तो 6 जूल था। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अंडर व्हाट कंडीशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m फॉर ए रिजिड बॉडी इन, समझ में आया ना? ये हो गया। मोमेंटम क्या है हम लोग समझ गए। क्या मालूम कितना टाइम, और टाइम तो खत्म हो गया। इसके बाद हमें पढ़ना है व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम। उसके बाद पढ़ना है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। अब मोमेंटम में इतना घोटाला था, फिर पढ़ेंगे चेंज इन मोमेंटम बदलता कैसा है, फिर पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जिसको हम लोग कल वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। कल हमारे क्लास 6:30 में, बिकॉज ऑफ सम स्पेशल रिक्वेस्ट बाई ये स्पेशल लेडी, नहीं बोले कि 6:30 में करवाइए, तो 6:30 में करते हैं कल की क्लास। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।